नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन बिना ब्रेक के इस बुलेटिन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन में झलकियों के साथ खबरों की, क्योंकि आज सबसे पहले बात होगी बागेश्वर सरकार के मुंबई कार्यक्रम की, जहां पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस प्रोग्राम को लेकर मचा हुआ है। कांग्रेस ने की कार्यक्रम की मंजूरी न देने की मांग। यूपी में संभल में हुआ है बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 5 मजदूरों की जान चली गई है। ऑस्कर में झंडा गाड़कर हैदराबाद लौटे आरआरआर के डायरेक्टर राजामौली, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागेश्वर सरकार को लेकर महाराष्ट्र मचे घमासान की, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कल से 2 दिन के लिए मीरा रोड पर कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने बकायदा चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से अपील की कि बागेश्वर बाबा को कार्यक्रम की इजाजत न दी जाए, क्योंकि बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भगवती का वितरण। मुंबई से सटे मीरा रोड पर शनिवार से बागेश्वर सरकार का दरबार लगने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ये बागेश्वर के, महाराष्ट्र तो नहीं बोलूंगा, महाराष्ट्र शब्द बड़ा होता है। बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए, सरकार ने उसको आगे आना चाहिए, ये मांग हम करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने का अगर सरकार ही खुद कुछ आगे आती है तो ये बात महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं। हमने मांग भी की थी इस सभा में, विधान परिषद में, कि इस बागेश्वर बाबा पे सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा विवादों में घिरा हुआ बाबा जो अंधश्रद्धा को चालना देता है, जो अंधश्रद्धा को बढ़ावा देता है, इस महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून होने के बावजूद अगर ऐसे लोगों को परमिशन मिलती होगी तो हम उसका विरोध करते हैं। कुछ वक्त पहले बागेश्वर बाबा का दरबार नागपुर में लगा था। उस समय उनके संत तुकाराम पर दिए बयान को लेकर वारकरी समुदाय नाराज हुआ था। इसे लेकर भी नाना पटोले ने बागेश्वर बाबा पर हमला बोला है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे देश के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे। और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। और मेरी जानकारी के अनुसार इस बयान के लिए बागेश्वर धाम सरकार ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है। मेरी समझ से ये विषय होना चाहिए, क्योंकि संत तुकाराम जी के गांव के लोग जब तुकाराम जी को वेड़ा तो क्या कहते थे, तब वो मुस्कुरा के हाथ जोड़ के उनको माफ करते हुए चले जाते। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी के साथ शामिल शिवसेना उद्धव गुट इस मामले में न तो अपने घटक दल का समर्थन कर रहा है, न ही विरोध, जबकि शिंदे गुट को बाबा के कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में हो रहा है तो हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। यदि कोई उन्माद फैलाना चाहता है, सद्भावना बिगाड़ना चाहता है, तो हम उसके खिलाफ होते हैं। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के विरोध की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आए थे और एक बार फिर उसी सूबे में उनके कदम पड़ रहे हैं। और इससे पहले ही सियासी तूफान शुरू हो चुका है। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात राहुल गांधी की करेंगे। क्या आज राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या राहुल गांधी यूके में दिए गए अपने बयान पर कोई सफाई देंगे? बीजेपी तरफ से उठ रही माफी की मांग पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी, ये सवाल हर किसी के जहन में है।
लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी सदन में बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी पक्के तौर पर पुष्टि तो नहीं हो पाई है। लेकिन कल खुद राहुल गांधी ने मीडिया को यह बताया था कि वो संसद में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उधर बीजेपी राहुल से माफी की मांग तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता पर सख्ती की मांग भी कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से संसद में यही शोर सुनाई दे रहा है, राहुल गांधी माफी मांगो। बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन राहुल गांधी कल संसद भवन पहुंचे तो मीडिया के सवालों के बौछारों के बीच वो मुस्कुराकर बढ़ गए। लेकिन बाद में मीडिया से मुखातिब हुए तो साफ किया कि वो संसद में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संदेह है कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। राहुल संसद में बोल पाएंगे या नहीं, ये तो आज पता चल जाएगा। लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी राहुल गांधी के माफी न मांगने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद, लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की। दुबे ने कहा कि राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक समिति बनाई जाए। दुबे का कहना है कि 2005 में प्रश्न के बदले पैसे के मामले में विशेष समिति बनाई गई थी। संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। दुबे के मुताबिक राहुल गांधी ने यूरोप, अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया, इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी हैं, ये कैजुअल लीडर हैं और पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में जैसे उनकी दादी थी, उसी तरह से उनका कोई विश्वास नहीं है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। राहुल की घेराबंदी के लिए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में 8 वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि राहुल को घेरने के लिए बीजेपी की तरफ से हमले और तेज होंगे। हालांकि कांग्रेस पूरी मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़ी है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। संसद में 4 दिन से बवाल है। आज फिर सबकी नजर लोकतंत्र के मंदिर की तरफ है कि राहुल गांधी अपने लंदन वाले बयान पर क्या बोलेंगे। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। सरकार के 4 मंत्री एक एक करके राहुल गांधी पर हमला बोल चुके हैं और उनसे माफी की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से पूरे भारतवासियों के
ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। और इस बीच निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको दिखा देते हैं। लगातार मांग माफी की तो की जा रही है, लेकिन इसके अलावा राहुल पर बीजेपी का सख्त रुख है। राहुल के खिलाफ बने संसद सदस्यता खत्म करने के लिए भी विशेष समिति बनाई जाए, ये मांग भी रखी गई है निशिकांत दुबे की ओर से। 2005 में प्रश्न के बदले पैसे मामले पर भी बनी थी विशेष समिति, लेकिन अब राहुल के मामले में भी इसी समिति की मांग की जा रही है। संसद की गरिमा गिराने में 11 सदस्यों की गई थी सदस्यता। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया है, ये आरोप लगातार सरकार के कई नेता खुले तौर पर लगा चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बने संसद की विशेष समिति। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए तर्क तो यहां पर यह भी कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है कि जब उनकी सरकार थी और प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते थे तब उन्होंने भी देश के खिलाफ काफी कुछ कहा था, तो ऐसे में राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, तर्क और वितर्क दोनों तरह से चल रहे हैं नेहा, और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कहा जो उन्होंने कहा है उसको लेकर वो संसद में बयान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे स्पीकर से मुलाकात करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके राहुल गांधी ने जो जाकर विदेश के अंदर सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ बातें कही हैं, उनके खिलाफ कमेटी बनाई जानी चाहिए, संसदीय समिति बननी चाहिए, जैसे 2005 के अंदर सवाल पूछने के एवज में पैसे लेने के मामले में बनाई गई थी। ये देश की संसद और देश के लिए एक तरीके से जो है देश के खिलाफ बयान है। अब देखना यह है कि इस पर स्पीकर क्या रुख रखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से संसद में गतिरोध बना हुआ है, दोनों तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि आप राहुल गांधी माफी मांगे सत्ता पक्ष की तरफ से, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अडानी को लेकर जेपीसी की जो है मांग को माना जाए विपक्ष की। अगर जेपीसी नहीं बनती है तब तक संसद नहीं चलेगी। तो दोनों पक्ष जो है अड़े हुए हैं। और राहुल गांधी ने भी कल जो है स्पीकर से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, जो बात उन्होंने बाहर कही है उस पर अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वो संसद में बोलना चाहते हैं। तो ये बात जरूर कही गई कि अगर कोई बात कहनी है अपनी, तो आप संसदीय जो रूलिंग है उसके अनुसार कहिए, आप आइए, आपको अगर कोई बात कहनी है तो उसके लिए आपको नोटिस देना होगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच में किसी तरीके से ये गतिरोध खत्म होगा या फिर इसी तरीके से ये गतिरोध चलता रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्ष चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे चाहती है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो बयान विदेशों में जाकर दिए हैं उसको लेकर देश भर के अंदर आंदोलन चला जाए। कल रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही थी जी। मैं लौटूंगी आपके पास। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया, आज सबकी नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी सदन में इस बारे में बोलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि संकेत तो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं कि वो इस मंच पर बोलना चाहते हैं। नेहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों ने क्लियर कर दिया है कि हाउस के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर वो बोलना चाहते हैं। उन्होंने कल जो स्पीकर के साथ बैठक करी थी और उन्होंने साफ कहा कि उनको भी मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात को रखने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 जो मंत्री हैं उन्होंने इल्जाम लगाया, एलिगेशंस लगाए हैं बहुत जो सीरियस नेचर के हैं, वो भी लोकसभा के अंदर, और उसके चलते जो है राहुल गांधी ने कहा कि उनको भी अपनी बात रखने का मौका जो है हाउस के अंदर दिया जाए। साथ के साथ जो है उन्होंने कल ये भी क्लियर कर दिया कि इट विल बी अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी होगा कि उनको उनकी बात रखने दिया जाता है कि नहीं। पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी साथ ही कह चुकी है कि राहुल गांधी ने कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसकी वजह से वो माफी मांगे, बल्कि उन्होंने ये कहा साथ में कि ये सब कुछ जो है वो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो अडानी का मसला उठा रहे हैं और उसी मसले के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसीलिए जो है ट्रेजरी बेंचेस इतना हमला कर रहे हैं। और साथ में अन्य विपक्षी पार्टियां भी जो कह रही है कि पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जब हाउस की जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है उसको चलने के लिए सरकार का यानी बीजेपी की ओर से
जो उनके एमपीज हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा का पूरा हाउस में जो है वो मैसिव शोडाउन देखने को मिल रहा है। अंदर बाहर दोनों ओर जो है ना सिर्फ जो संसद है बल्कि सड़क पर भी हमने देखा कि कैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में टकराव उनका हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि सोमवार को वो लोग जो है तारीख मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अगर तारीख मिल जाती है तो वो लोग सब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाएंगे अदानी ग्रुप इशू को लेकर, उस मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि ये जो एकदम शोडाउन वाली सिचुएशन बनी हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि राहुल गांधी तो माफी मांगेंगे नहीं इस फैसले के ऊपर, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि उन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को जो है वो संसद के अंदर रख सके, क्योंकि उनके ऊपर जो है लगातार यही शोर संसद में भी उठ रहा है। एक तरफ जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है, दूसरी तरफ राहुल की माफी की मांग सरकार कर रही है। इस बीच राहुल गांधी पर एक नए विवाद का शिकंजा कस रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर में राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली पुलिस ने उनसे जवाब मांग लिया है। दरअसल इस बयान पर दिल्ली पुलिस ने राहुल को नोटिस थमाकर यह पूछा कि उन महिलाओं की जानकारी दी जाए जिनके यौन शोषण के बारे में उन्होंने कहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की शिकार कुछ महिलाएं उनसे मिली थी। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस का कानून के मुताबिक उचित समय पर ही जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई सरकार पुलिस के पीछे छिप रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद भी राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है जिसमें उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई है जो उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात कही। हम इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे। ये नोटिस इस बात का सबूत है कि सरकार घबराई और बौखलाई हुई है। ये नोटिस लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का नवीनतम प्रयास भी है। तस्वीरें गवाह हैं कि तानाशाह डरा हुआ है। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। और अब बात यूपी के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस के हत्थे नेपाल में शूटर्स को पनाह देने वाला मददगार चढ़ा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेपाल पहुंचे असद और मोहम्मद गुलाम को गाड़ी और रुकने का ठिकाना मुहैया कराने वाले कारोबारी कय्यूम अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। बहराइच के रास्ते नेपाल में घुसने के बाद कय्यूम अंसारी ने शूटर्स की मदद की थी। एक रात रुकने के बाद उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स नेपाल के दूसरे हिस्सों में चले गए थे। सूत्रों के मुताबिक असद और गुलाम नेपाल में मददगार बदल बदल कर पनाह ले रहे हैं। नेपाल के कारोबारी कय्यूम अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कय्यूम अंसारी के बारे में कहा जा रहा है कि कय्यूम के यूपी के सफेदपोश नेताओं से करीबी रिश्ते हैं। कय्यूम का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहा है। कई बार एसटीएफ पहले पूछताछ कर चुकी। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नेपाल में ये सभी शूटर्स छिपे हो सकते हैं, वो बात एक ना एक तरीके से अब पुख्ता हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि एक आपने मददगार को तो हिरासत में ले लिया, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आगे के तार और कड़ियां कैसे जुड़ेंगी? देखिए कय्यूम अंसारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए है क्योंकि बहराइच के रास्ते जो हमारे पास पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि मोहम्मद असद और मोहम्मद गुलाम ये बहराइच के रास्ते नेपाल में एंटर करते हैं और वहां पर जो पहला मददगार था वो कय्यूम अंसारी था। कय्यूम अंसारी वहां पर एक पेट्रोल पंप का संचालक है। अंसारी डीजल्स के नाम से इसका पेट्रोल पंप है। वहां पर असद अहमद और मोहम्मद गुलाम वहां मिलते हैं। ये एक रात रुकवाता है, उनको फैसिलिटेट करता है और वहां रुकवाने के बाद वो नेपाल चले जाते हैं।
यही वजह है कि कयूम अंसारी से पूछताछ की जा रही है। दूसरी अहम बात कि कयूम अंसारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कोई जानता ना हो। यह मूलतः प्रयागराज के ही मऊइमा इलाके का रहने वाला है और जो नेपाल में सेटल हो करके वहां पर ये अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन इसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी है। पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले एक सफेद पोश नेता का जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है उसमें एक बड़ी कड़ी के तौर पर कयूम अंसारी नेपाल में ऑपरेट कर रहा था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब अंडरवर्ल्ड सक्रिय था करीब 10 साल पहले, उस समय पर कयूम अंसारी से कई राउंड पूछताछ हुई और उसी के इनपुट पर कई अंडरवर्ल्ड के शूटर्स गिरफ्तार भी हुए। तो यही वजह है कि कयूम अंसारी एक बड़ी कड़ी हो सकता है। यूपी एसटीएफ ने कयूम अंसारी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। कयूम अंसारी एक ऐसा शख्स है जो न सिर्फ मददगार है बल्कि वो आगे वहां पर उसने ठिकाना दिया, बल्कि आगे की भी रणनीति उसी ने तय की थी। लिहाजा कयूम अंसारी से तमाम राज अब सामने आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब संभल में मौत के कोल्ड स्टोरेज की, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से वहां 5 मजदूरों की जान चली गई। करीब 19 घंटे से एनडीआरएफ और राहत और बचाव का काम चल रहा है। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे संभल में ये मौत का कोल्ड स्टोरेज, जहां पर मालिक पर अब फूटा है गुस्सा, लोगों का मातम, यहां पर उनके परिजनों को लेकर पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज मलबे में तब्दील हो गया। रोती बिलखती महिलाएं, मलबे का ढेर, रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों का गुस्सा। यूपी के संभल में चंदौली इलाके में बरसों पुराना यह विशाल कोल्ड स्टोर भर भरा कर गिरा। तब इसमें आलू के 40,000 बोरे भरे थे और दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। छत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। किसी मजदूर को निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दर्जनों टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। एक एक करके घायल मजदूरों को कुछ इस तरह बाहर निकाला जाने लगा। जब भी किसी मजदूर को बाहर निकाला जाता तो तालियां बज जाती। एनडीआरएफ की टीमों को भीतर जाने के लिए कटर की मदद से कई जगह सुरंग जैसा स्पेस बनाना पड़ा। कोल्ड स्टोर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जो मजदूर फंसे थे उनके परिजन बदहवास थे। महिलाएं रह रहकर बिलख रही थी। पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। 4 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया। रेस्क्यू के अलावा अमोनिया गैस का रिसाव ना हो जाए, ये भी बड़ा खतरा था। और 10 लोग सकुशल निकाल लिए गए। अभी हमारी एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर है और एसडीआरएफ के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चल रहा है और हमारे द्वारा लाइट के वेहिकल की व्यवस्था कर ली गई है। मेडिकल इमरजेंसी की प्रयास यही है कि जो बाकी लोग हैं उनको यहाँ पे निकाल लें। एग्जैक्ट संख्या जो अभी मिसिंग है वो 11 से 12 है। उनमें से कुछ लोग बहुत प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम लोग लगातार उन्हीं को ट्रेस करने का, सकुशल निकालने का प्रयास। नाराज लोगों का गुस्सा कोल्ड स्टोर के मालिक अग्रवाल बंधुओं के दफ्तर पर भी फूटा। लोगों ने वहां तोड़फोड़ कर दी। जिस तरीके से यह विशाल कोल्ड स्टोर गिरा, उससे कहीं न कहीं लापरवाही की बू तो आती ही है। संभल से अनूप कुमार, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त राहुल गांधी पर बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। किसने की है और लोकतंत्र की रक्षा किसने की है? राहुल गांधी जी, आप आपातकाल के इतिहास को पढ़िए। आपकी दादी मां ने, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री ने, आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग 1.5 लाख बेगुनाह लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था। और वह भी मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत, DIR के तहत। तब बोलने पर प्रतिबंध था, लिखने पर प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध था, फिल्मों पर प्रतिबंध था, गायकों पर प्रतिबंध था। न जाने किन गुनाहों के लिए किस किस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी ने तो देश को सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है। न्यायपालिका को भी कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
आपकी सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बेवजह बर्खास्त किया है। यह होती है लोकतंत्र की हत्या। राहुल जी, आपकी पार्टी के द्वारा जिस ढंग से आपातकाल को लगाकर देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था। आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया। इटली के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लवेबल पीएम कहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत के विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, देश का अपमान आप कर रहे हैं। यह है राहुल गांधी की समझ। यह है राहुल गांधी कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है, जिसे राष्ट्र के रूप में भारत में विश्वास ही नहीं है। उसकी सोच पर क्या कहा जा सकता है? राहुल गांधी जी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा दी है। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। राहुल गांधी, आज आपको, आपकी पार्टी की देश में कोई सुनता नहीं है। देश की जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। यही कारण है कि आज आपकी पार्टी को देश से लगभग सफाया हो चुका है। जब भी भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, देश विरोधी टूलकिट गैंग अचानक से एक्टिव हो जाती है। कभी पेगासस की झूठी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, कभी आंदोलन को भड़काया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक हाथ तो 7 समुद्र पार और दूसरा यहां के दोनों मिलकर के ऐसी ताली बजाते हैं। अपने देश को भी बदनाम कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता कि आखिर भारत विरोधी जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधी कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है? विदेशी ताकतें भारत में को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सके। भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है, जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं। पर इस देश के करोड़ों देशभक्त नागरिक कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों की इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से माफी की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है विदेशी धरती पर। इसको लेकर उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। जब भी सदन चलता है तब इस तरह की ताकतें अचानक स्वर पकड़ लेती हैं, जिससे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती। राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना
भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। बुधवार को पुंछ में शिवलिंग पर महबूबा मुफ्ती ने जलाभिषेक किया था। देवबंद के उलेमा ने इसे इस्लाम विरोधी करार दिया। इसी को लेकर महबूबा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का महादेव की पूजा करते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुंछ के अपने सियासी दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती देरिया के नवग्रह मंदिर पहुंची थी। इस दौरान महबूबा ने महादेव के दर्शन किए और विशाल शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। महबूबा ने इधर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, उधर मुस्लिम धर्म गुरुओं की भ्रिकुटियां तंग गई। बीजेपी को भी इसमें सियासत नजर आई। हम दोनों बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं महबूबा ने जलाभिषेक पर क्या कहा। वहाँ हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। इत्तेहाद उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती असद कासमी को महबूबा का इस तरह शिव मंदिर में जलाभिषेक करना रास नहीं आया। मजहब इस्लाम के अंदर इस तरीके का अमल जो है सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उन्होंने जो अमल किया है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नहीं, मजहब इस्लाम से तो खारिज नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई अमल जो मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है, मजहब इस्लाम जिन चीज़ों को नहीं करता, ऐसा अमल करना वो गैर मुनासिब है। जो उन्होंने अमल किया है वो इस्लाम के खिलाफ किया है, वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो तो खैर उस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। उधर बीजेपी को महबूबा के जलाभिषेक में सियासत नजर आ रही है। जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें और जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, ना कि पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा से जो उनका एक फेवर रहती है या मिलिटेंट्स के समर्थक बनकर वो करती है। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। संविधान ने हर किसी को अपनी अपनी आस्था रखने और उपासना का अधिकार दिया है। महबूबा भी यहाँ वही कर रही हैं। फिर ऐसे में इस पर विवाद क्यों? सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। राहुल गांधी का लंदन वाला बयान बेहद शर्मनाक है। तो संसद तक ये संग्राम पहुंच चुका है। स्पीकर से राहुल गांधी ने मांगा है बोलने का वक्त, लेकिन माफी पर लगातार बीजेपी अड़ी हुई है। कांग्रेस इनकार कर रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स है। अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश इसे कांग्रेस लगातार बता रही है, लेकिन यहां पर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि आपातकाल के इतिहास को पढ़ें, राहुल गांधी की दादी ने भी यही किया था। गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर
देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है। यह बात उजागर होती है। जिस इंग्लैंड ने हमें और हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया, उसी के सरजमीन पर जाकर राहुल गांधी ये कहें स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? मुझे संदेह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की कितनी जानकारी रखते हैं।